होलोसिन काल बता रहे थे ना। कलर कौन सा रख दे, सफेद या पीला? वाइट। ये मिट नहीं। तो खैर, इसका आंसर पता चल गया। और क्या पता चला कि आपको थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा। भूल गए तभी तो ऐसा हुआ। एकदम आसान सवाल पूछा गया था। सेकंड है, हिमालय के आंतरिक भाग में जो उसका इनर स्ट्रक्चर है, निम्नलिखित में से किस चट्टान की प्रधानता है? वहां पे कौन सा रॉक्स है? कंग्लोमेरेट है, बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट या संगमरमर? हिमालय है। ठीक है, तो ये जो हिमालय है उसके आंतरिक भाग में कौन सी चट्टान है? ग्रेनाइट है। ग्रेनाइट नीस और पिस्ट प्रकार की चट्टानें हैं। ठीक है ना। और ऊपर में सेडिमेंट्री रॉक्स है, यानी कि अवसादी चट्टान है। और इसी अवसादी चट्टान का अपर्दन होते रहता है। नदी जो प्रवाहित हो रही है, हिमालयन रिवर है, वो यहाँ से उतरती है, तो यही अवसादी यानी कि परतदार चट्टानों का वहां से अपर्दन करेगी और निक्षेपण कर देती है। ठीक है। आज सन ये दूसरे टाइप से आने लगा। अब ये ब्लैक आ जा रहा है, ये किससे? ये वाला। इसको नीचे कैसे करें? अच्छा, इसमें दो सॉफ्टवेयर लगा है क्या? अच्छा। महान हिमालय की औसत ऊंचाई कितना है? एवरेज हाइट कितना है इसका? लगभग 5500, 6100, 7200 या फिर कितना है? 6100, लगभग 6100 मीटर है। ठीक है। और मध्य हिमालय का कितना है? अप्रोक्स 4500 है। ठीक है। और शिवालिक का अप्रोक्स 1500 मीटर है। ठीक है। थर्ड हो गया, भारत में स्थित महान हिमालय की सबसे ऊंची चोटी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? नहीं, डाउट लग रहा है आप लोगों को। उधर ये छोटी लड़की कौन सा है? लद्दाख में। ठीक है, ये ऐसा ही होना चाहिए। महान हिमालय की सबसे ऊंची, तीन प्रकार की चोटी बताए थे। एक K2, ये ट्रांस हिमालय में है जो लद्दाख में है। और ट्रांस हिमालय कहने का मतलब कि हिमालय नहीं, ये पूछा गया महान हिमालय की सबसे ऊंची चोटी। तो महान हिमालय की सबसे ऊंची चोटी आप लोगों को बताया थे। सेकंड में कंचनजंगा जो कि सिक्किम में है ना। तो सिक्किम को याद रखिएगा, और एक तरफ सिक्किम है और एक तरफ नेपाल है। ठीक है, तो सिक्किम इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी। भारत में महान हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, अब बताइए आप लोग क्या है? अब मालूम चल गया। ठीक है, क्या भारत है ना? और अगर यही हिमालय रहता तो फिर एवरेस्ट हो जाता है ना। ठीक है। थोड़ा यहाँ पे ना कंफ्यूजन है, मतलब ये बहुत सारे लोग भूल कर देते हैं। मिलाम ग्लेशियल का संबंध है काराकोरम, कैलाश, मध्य हिमालय, महान हिमालय? नहीं, मिलाम, गंगोत्री और जेमू का नाम लिखवाए थे हम। काराकोरम में सियाचिन है, बाल्टोरा है, बियाफो है ना। लेकिन हमने लिखवाया था मिलाम, गंगोत्री और जेमू, तीन। ठीक है, तो ये किस में है? महान हिमालय में ना। ठीक है, मिलाम, गंगोत्री और जेमू किस में है? महान हिमालय का है। बोमडिल्ला दर्रा भारत के किस राज्य से निकलती में स्थित है? सिक्किम है, उत्तराखंड है, अरुणाचल प्रदेश है, या फिर ये वाला आप लोग को मालूम है? ठीक है, तो बोमडिल्ला को ध्यान रखेंगे, आसान है। अधिकांशतः बीपीएससी पूछी है उत्तराखंड का ही। उत्तराखंड में थागला है। एक बार दर्रा पे क्लास लेंगे, दर्रा का इंपॉर्टेंस भी बताएंगे आप लोगों को, भारत के लिए कैसे इंपॉर्टेंस है, मतलब उसमें रास्ता क्या है, कहाँ से कहाँ तक वो जाती है। और दूसरा उसका, जैसे मान लीजिए किसी देश से संपर्क है तो उस संपर्क मार्ग को बताएंगे। जैसे मान लीजिए कि हम नाथुला कहते हैं या जलेपला कहते हैं, तो भारत और किस देश के साथ इन सबका
व्यापारिक संबंध है। तो दर्रा पे चर्चा करना पड़ेगा कम से कम आधा घंटा। तो बोमडिल्ला दर्रा भारत में कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी हिमालय का भाग नहीं है? नहीं, इसमें है आप लोगों को कंफ्यूजन। कोई मध्य हिमालय बता रहा है? अच्छा, मध्य हिमालय का, हाँ। उत्तर क्या होगा इसका? क्यों? क्योंकि ये ट्रांस हिमालय का है। तो अब आप लोग समझ जा रहे हैं, बस इतना ही आपको बताना था, ठीक है ना। पीर पंजाल हो गया, ये मध्य हिमालय का है। धौलाधर, नागटिब्बा, मसूरी रहता, कुमायूं रहता है ना, तो सब मध्य हिमालय का भाग हो जाता। निम्नलिखित में से कौन सा शहर घाटी में स्थित है? दार्जिलिंग है, अल्मोड़ा है, नैनीताल, देहरादून। पकड़ में आ गया? ठीक है। कौन सा घाटी में है? तो ये क्यों नहीं होना चाहिए? ये हिल स्टेशन है जो कि मध्य हिमालय पे है, तो ये ऊंचाई पे हो गया, ये ऊंचाई पे हो गया, ये भी ऊंचाई पे हो गया, और ये घाटी हो गया। ठीक। और इसी में अगर द्वार लगा रहता, ठीक है, तो ये भी एक तरीके से घाटी ही है। पश्चिम में दून और पूरब में द्वार कहा जा रहा है, जैसे हरिद्वार हो गया, तो निचला इलाका हो गया। हो गया। ये 10 सवाल आप लोगों का टेस्ट था। एक हिमालय के उत्तरी भाग में हिम नदों का जमाव अधिक है, इसके पीछे मुख्य कारक क्या है? वर्षा की अधिकता, मंद ढाल, उपयुक्त में से दोनों, या कोई नहीं? नहीं, ऑप्शन क्या है? ए, बी, सी या डी? इसको तो हम पूरा अच्छे से बताए थे आप लोगों को। एकदम फर्म डिसीजन आपका होना चाहिए। मंद ढाल। वर्षा की अधिकता कहाँ पे है? अगर वर्षा होती तो लद्दाख में सूखा जगह रहता, नहीं रहता, ठीक है। तो वर्षा की अधिकता होगा ही नहीं, मंद ढाल यहाँ पे सही उत्तर है। यही पूछा मतलब अब जाएगा तो आप लोग अच्छे से बताइएगा। हिम रेखा वाला भी, हिम रेखा की ऊंचाई किधर ज्यादा है? पश्चिम में कि पूरब में? पूरब में कम है ना, और पश्चिम में ज्यादा है, ठीक है। तो हिम रेखा पर विशेष फोकस किए रहिएगा। अब आ जाते हैं हम लोग का जो दूसरा टॉपिक था वो उत्तर भारत का विशाल मैदान, ठीक है। ग्रेट प्लेन्स ऑफ नदर्न इंडिया। तो उत्तर भारत का विशाल मैदान, इस उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है, आप लोगों को हिमालय की उत्पत्ति और विकास की प्रक्रिया समझ में आ गया था, या फिर से बोल दे? समझ गए सब? बोल दे फिर से। देखिए, सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि आरंभ में सारे महाद्वीप एक जैसे थे, एक ही में मिला हुआ था। इसको कहा गया पैंजिया। पैंजिया कहा गया। कार्बनीफेरस काल में महान भूसंचलन के कारण इस पैंजिया में दरार उत्पन्न हो गया। इस कारण से पैंजिया का 2 भागों में विभाजन हो गया। एक तरफ का भाग, दक्षिणी का भाग गोंडवाना लैंड कहलाया, और उत्तर का भाग अंगारा लैंड कहलाया, ठीक है। उसके बाद जुरैसिक काल में इस गोंडवाना लैंड का भी विभाजन हो गया। जब गोंडवाना लैंड का विभाजन हुआ तो इससे अलग अलग महाद्वीप अलग अलग दिशा में विस्थापित होने लगे। इसी क्रम में जो भारतीय प्लेट था, है ना, वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ प्रवाहित होना शुरू हो गया, और इस कारण से इसका ये जो अंगारा लैंड है इससे टकराव हुआ। इसको थोड़ा अलग से बना लीजिएगा। तो दोनों प्लेटों के आपस में टकराव होने से टेथी सागर, जब पैंजिया का विभाजन हुआ तो बीच का जो हिस्सा था वो टेथी सागर कहलाया था। तो इस टेथी सागर में उत्तर की तरफ से जो नदी आ रही थी और जो दक्षिण की तरफ से नदी आ रही थी, उससे जो भी मलबा जमा हुआ तो सारा वहां पे अवसादों का निक्षेपण हो गया था। तो इसी टेथी सागर में जो मलबा हुआ था, इसका निर्माण बाद में चल करके हिमालय के रूप में हुआ था, है ना। तो ये हिमालय की उत्पत्ति की प्रक्रिया हो जाती है। अब इसमें भी और डीप में जाइएगा तो संरचना वाला पार्ट हम लोग ऐड कर देंगे। इयोसिन, हमने आपको क्या कहा था कि जब भी हम गोंडवाना लैंड का नाम लेंगे तो आपको क्या कहना है? इंडियन प्लेट।
और जब भी हम अंगारा लैंड का नाम लेंगे तो आपको समझना है यूरेशियाई प्लेट नहीं थी, एक ही है। वेगनर का जो थ्योरी है वो काफ़ी मैच करता है इससे, इसीलिए हम लोग वेगनर की भूमिका को ध्यान रखते हैं, वेगनर को छोड़ेंगे नहीं, ठीक है ना। अब देखिए जो उत्तरी भारत का जो विशाल मैदान है, इसमें 3 नदियों की महत्वपूर्ण भूमिका है, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्रा। अगर हम पंजाब का नाम लेते हैं, है ना, तो सिंधु का नाम लेना पड़ेगा, सिर्फ गंगा ब्रह्मपुत्रा कहने से नहीं होगा। तो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदियों के द्वारा लाए गए मलबों के निक्षेप से मध्य भारत का विशाल मैदान या उत्तर भारत का विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। ठीक है, उत्तर भारत का जो विशाल मैदान का निर्माण हुआ है वो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा लाए गए मलबों के निक्षेप से हुआ है। थोड़ा सा चलाइए ऐसी। अब यहाँ पे ये बात हो रही है कि ये जो विशाल मध्यवर्ती मैदान है नदियों के द्वारा लाया गया है। अब हमने आपको संरचना में बताया था कि जो होलोसिन काल है और प्लीस्टोसिन काल है, तो इस प्लीस्टोसिन काल में जब शिवालिक का विकास हो गया था तो शिवालिक से जितनी भी नदी निकल रही थी उस नदी में मलबा था, और मलबा में क्या प्रधानता था, रेत था, बजरी था, है ना, रेत, बजरी, कंकड़, हाँ इसको सेडिमेंट्स भी कह सकते हैं, मतलब अवसाद कह सकते हैं। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं सैंड, क्ले, मड। लेकिन ये तब ज्यादा प्रभावी रहेगा जब वहां पे बाढ़ आया रहे, बाढ़ आया रहेगा तो सैंड, क्ले और मड की प्रधानता ज्यादा रहेगी। तो शिवालिक का जब विकास हो गया प्लीस्टोसिन काल में, तो जितनी भी नदी बह रही थी वो सब के सब शिवालिक के दक्षिण में मलबों का निक्षेप करना शुरू कर दी थी, और ठीक कुछ प्रायद्वीपीय नदियां जो उत्तर की तरफ प्रवाहित हो रही थी उनसे भी मलबों का जमाव इधर के बेसिन में हुआ था, है ना। तो इसी बेसिन में लंबे समय तक अवसादों के जमाव से एक मैदान का निर्माण हुआ जिसको हम लोग उत्तर भारत का विशाल मैदान कहते हैं। ठीक है, अब सवाल उठता है कि उत्तर भारत का विशाल मैदान तो है, इसको 4 भाग में विभाजित कर दिया गया है। जो सबसे शिवालिक के सटा हुआ है यानी कि फुटहिल्स में है उसको भाबर कहा गया। इस विशाल मैदान का जो दूसरा हिस्सा है उसको तराई कहा गया, उसके बाद तीसरा बांगर कहा गया और चौथा खादर कहा गया। ठीक है, ये 4 डिवीजन हो जाता है। तो उत्तर भारत का विशाल मैदान अपनी स्थलाकृति में सबसे नया हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसका जो निर्माण हुआ है वो शिवालिक के भी बाद हुआ है, तभी तो कहते हैं बांगर और खादर। तो बांगर मतलब प्लीस्टोसिन के लास्ट में, और जो खादर हो गया वो होलोसिन की शुरुआत में। अब इस विशाल मैदान को पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा तो इसकी कुल लंबाई पंजाब से लेकर के नागालैंड तक 2400 किलोमीटर में है। इसकी जो चौड़ाई है वो 100 से 500 किलोमीटर है, यानी कि पश्चिम की तरफ यह विशाल मैदान ज्यादा चौड़ा है, वहीं पूरब की तरह ये संकरा हो गया है और 100 किलोमीटर में बदल गया है। इसको याद रखेंगे। और अपनी भूआकृतिक विशेषता के कारण इसको 4 भागों में बांट दिया जाता है, भाबर, तराई, बांगर और खादर। अब इसको हम लोग अध्ययन करेंगे। कुछ पॉइंट अगर आप लोग लिखना होगा तो लिखिए। पहला लिख लीजिए कि इस विशाल, नहीं लिखना है, पहला आप लोगों को लिखना है कि इस विशाल मैदान का निर्माण सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा हुआ है। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा हुआ है। आप लोगों को हवा लग रहा है? एसी चल रहा है ना? ठीक है। मैदान से सवाल जो पूछा गया है ना उसमें ज्यादातर भाबर, तराई, बांगर और खादर का ही पूछा गया है। चौड़ाई भी है एक समझने के लिए कि पश्चिम में ज्यादा चौड़ा है, पूरब में धीरे धीरे कम हो जाता है। लिख लीजिए, या तो यही लाइन लिखिए, इस विशाल मैदान की जो लंबाई है वो 2400 किलोमीटर है। सबसे नवीनतम भौतिक प्रदेश है, इसको भी लिख लीजिएगा। और 2400 किलोमीटर प्लस 150 से 500 किलोमीटर इसकी चौड़ाई हो जाती है, मतलब पंजाब से लेकर के नागालैंड तक। नागालैंड कहने का मतलब कि जो ब्रह्मपुत्रा नदी है उसका भी इलाका कवर कर रहा है, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी जो बह रही है उसके पूर्वी भाग को कवर कर रहा है। ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। अब इसमें 2-4 पीटी का पॉइंट रहेगा, उसको ज्यादा अच्छे से अंडरलाइन कर लीजिएगा। एक तो सबसे नवीनतम हो जाता है ना, सबसे नवीनतम है, हिमालय की उत्पत्ति के बाद हो जाता है।
जैसे दे दे कौन सा जो है संरचना सबसे नया है, सबसे पुराना है, तो इसको ध्यान रखेंगे। बाकी चौड़ाई कभी पूछा नहीं गया है, लंबाई कभी पूछा नहीं गया है, ये हर बार लेकिन पढ़ाते हैं। तो अब आप लोग बताएंगे कि उत्तरी भारत के विशाल मैदान के निर्माण में कौन सी नदी की भूमिका नहीं है? ठीक है, रामगंगा, गंगा, यमुना, कावेरी। तो इस टाइप में कोई भी नदी दे दे तो आप लोग पकड़ लीजिएगा। कोई छोटा जैसे तवा नदी दे दे, तवा आप लोगों को मालूम है? ठीक है, अंग्रेजी वाले भी चाहे तो अपना सुधार सकते हैं। आगे चले। ठीक है, ये आप लोगों को समझा दिए हैं। हिमालय के निर्माण के बाद उसके दक्षिण में एक बेसिन का निर्माण हुआ और उसी बेसिन में नदियों का मलबा जो है जमा हुआ, उसके बाद इस मैदान का निर्माण हुआ है। ठीक है, अब देखिए जलोढ़ की गहराई के बारे में एक आज सवाल पूछा जा सकता है। तो स्वाभाविक है कि जलोढ़ की गहराई कहाँ पे ज्यादा होगी? जहां से नदी उतर करके आ रही है, यानी कि हिमालय के दक्षिणी हिस्सा में सबसे ज्यादा जलोढ़ की गहराई होगी। जो नदी उतर करके आ रही है तो वो अपना जो सेडिमेंट्स है वो यहाँ पे डिपॉजिट कर देगी, तो इधर में ज्यादा, यानी कि जैसे जैसे हम उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ेंगे जलोढ़ की गहराई कम होती जाएगी। प्रायद्वीपीय भारत की तरफ आने पे और भी कम मिलेगा। तो ठीक वैसे ही आप ध्यान रखिएगा। तो जलोढ़ की गहराई पे भी सवाल पूछा जा सकता है कि जो मध्यवर्ती या विशाल मैदान है उसमें जलोढ़ की गहराई किस दिशा में सबसे ज्यादा है? तो पश्चिम की तरफ ज्यादा है। अब संरचनात्मक विशेषताओं के आधार पर इस मैदान को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। इसको अच्छे से समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि हिमालय का इलाका हो गया, गूगल पे ये फोटो मिल जाएगा। अब हिमालय हो गया, यहाँ पे भाबर हो गया, तराई हो गया, बांगर और खादर हो गया। इसको एक लाइन में भी अगर समझना होगा तो जैसे मान लीजिए कि हम बड़ा पत्थर बनाते हैं, इससे थोड़ा छोटा छोटा छोटा, जो भाबर हो गया उसमें जो कणों का आकार है वो सबसे बड़ा है, कणों का जो आकार है वो सबसे बड़ा है। और भाबर से छोटा तराई में है, तराई से छोटा बांगर में है, और सबसे बारीक महीन कण जो है वो खादर में है, खादर में है। अब मान लिया जाए कि किसी विशेष संरचना में भाबर वाला जो भूमि है वो ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। मतलब आप हिमालय के पास चले जाइए तो ऐसा ऐसा संरचना दिख रहा है। कोई भी नदी आ रही है तो यहां से बहेगी या इसका पानी नीचे जाएगा? पानी नीचे जाएगा। तो यही कारण है कि भाबर में जो पानी है, जल स्तर है, वो नीचे रिस रिस के चला जाता है। वही रिस रिस के जो जाएगा वो तराई में ऊपर निकल जाता है। तो हिमालय के फुटहिल में जो नदी शिवालिक की तरफ से आ रही है वो सारा अपना जमाव फुटहिल में कर दे रही है। तो इस इलाके को भाबर कहा जाता है। यानी कि तीव्र वेग से नदी उतर रही है पहाड़ से, सीधा मैदान में आ गई, उसको अब ढाल मिला ही नहीं तो सारा अपना मलबा फुटहिल में जमा कर दी। तो यहाँ पे जमा हो गया, इस कारण यहाँ पे कणों का जो आकार है वो बड़ा रहेगा। बड़ा बड़ा जो कण है वो कहाँ पे सबसे ज्यादा रहेगा? हिमालय के फुटहिल में रहेगा। तो हिमालय के पर्वत पदीय प्रदेश में मोटे मोटे कणों को नदी मतलब आगे बहा कर नहीं ले जा पाती है, इस कारण से यहाँ निक्षेप कर देती है। इस निक्षेप वाले जगह को हम भाबर कहते हैं। ठीक वैसे ही आगे बढ़ने पे अब नदी अपने साथ सब कुछ लेकर के जा रही है, तो बड़ा बड़ा कण निक्षेपित कर दी, जो मलबा बहने लायक होगा वो बहेगा, तो वो बहा तो उसका कण छोटा हो गया, तराई कहलाया। कुछ और मलबा आगे निकल गया, वो बांगर कहलाया। और जो सबसे लेटेस्ट या आप कह सकते हैं सबसे महीन, मतलब पानी में भी घुला रहता है। एक गिलास पानी लिया जाए तो जो गंदला वाटर दिखाई देता है, जैसे अभी गंगा नदी का देखिए आप लोग, अभी का जो पानी है वो एकदम मटमैला पानी है, पीला पानी है। इसका मतलब क्या हो कि नदी अपने साथ मिट्टी के बारीक कणों को भी बहा करके लेकर के जा रही है। तो ये कण आ कहां से रहा है? नदी का जो पानी पीला है वो आ कहां से रहा है? कोई ऐसा तो नहीं कि इधर उधर फेंक रहा है, डाल रहा है, वो सब का सब हिमालय से ही आ रहा है। आप ऋषिकेश जाएंगे कभी तो ऋषिकेश में आपको दिखाई देगा कि गंगा नदी में कितना ज्यादा, जैसे एक दलदल टाइप में नहीं होता है, वो बहते जा रहा है। यहाँ तो पानी बहुत पतला हो गया है,
लेकिन ऋषिकेश में आपको वो पूरा दलदल के रूप में बहाव दिखाई देगा। वायरल तो हुआ था हरिद्वार वाला, जिसमें पानी इतना तेज से बह रहा है, कार भी बह रही है, देखे थे आप लोग? यहाँ पॉसिबल है पटना में? उस तरीके से नहीं पॉसिबल है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो पहाड़ से नदी उतर रही है, और हरिद्वार क्या है, फुटहिल में है, तो स्वाभाविक रूप से वहां वेग बहुत ज्यादा है। ऋषिकेश में गंगा नदी जब बहती है तो उससे आवाज निकलता है, मतलब साए साए आवाज निकल के, जैसा लगे कि पानी बहुत तेजी से है, और लगता है कि अगर किनारे गए तो अपने साथ खींच करके वो उस अपने में डाल लेगी। मतलब पानी का वेग बहुत ज्यादा है। इसके पीछे वही कारण है कि नदी बहुत तीव्र ढाल से उतरती है वहां पे। ऋषिकेश में गंगा नदी का आपको एक्चुअल रूप दिखाई देगा। नदी में भी बड़ा बड़ा चट्टान है। जब पानी कम हो जाता है तो लोग उसी बड़ा चट्टान पे फोटो खिंचवाते हैं, मतलब बड़ा बड़ा पत्थर है, वैसा पत्थर आपको और आगे बढ़ने पर नहीं दिखाई देगा। तो तस्वीर में समझिएगा भाबर क्या है, तराई क्या है, बांगर क्या है, खादर क्या है। भाबर के बारे में ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा लिख भी लीजिए। भाबर प्रदेश, भाबर प्रदेश लिखिएगा। ये वाला पीपीटी आप लोग को मिल जाएगा ना? वैसे ये फोटो इंटरनेट पे है, एडमिनिस्ट्रेशन से मांग लीजिएगा, वो तो दे ही देंगे। बाकी हम बजट का भी तो अपने से बना के डाल ही दिए थे, है ना? ये सब आप लोग इससे लिख लीजिएगा, जलोढ़ की गहराई वगैरह, या लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिए शुरू में, 2 मिनट में हो जाएगा। ये वाला हो गया है ना? ये भी भाबर लिखिए, भाबर लिखिए। भारत के विशाल मैदान को या उत्तरी भारत के प्लेन को संरचनात्मक विशेषताओं के आधार पर 4 भागों में बांटा जा सकता है: भाबर, तराई, बांगर और खादर। भाबर के बारे में लिखिएगा। भाबर वह क्षेत्र है जो भाबर वह क्षेत्र है जो शिवालिक के फुटहिल या पर्वत पदीय प्रदेश में शिवालिक के फुटहिल या पर्वत पदीय प्रदेश में लगभग 8 से 15 किलोमीटर की चौड़ाई में लगभग 8 से 15 किलोमीटर की चौड़ाई में फैला हुआ है। भाबर वह प्रदेश है जो शिवालिक के दक्षिण में लगभग 8 से 15 किलोमीटर की लंबाई में या चौड़ाई में विस्तृत है। ठीक है। हिमालय से निकलने वाली नदियां हिमालय से निकलने वाली नदियां अपने साथ अपने साथ अपने साथ अवसादों को बहाकर लाती हैं और इसे शिवालिक के फुटहिल यानी कि पर्वत पदीय प्रदेश में जमा कर देती हैं। पर्वत पदीय प्रदेश में जमा कर देती हैं। भाबर में मिट्टी के कणों का आकार या कणों का आकार भाबर में कंकड़ पत्थर की प्रधानता होती है। भाबर में कंकड़ पत्थर की प्रधानता होती है। बड़े बड़े चट्टानी टुकड़ों के कारण बड़े बड़े चट्टानी टुकड़ों की प्रधानता के कारण बड़े बड़े चट्टानी टुकड़ों की प्रधानता के कारण यहां नदियां विलुप्त हो जाती हैं। यहां नदियां विलुप्त हो जाती हैं। जब भी आप इसको मेंस में लिखेंगे तो इसको 2-3 भाग में क्लासिफाई कर दीजिएगा। कैसे कीजिएगा? जैसे मान लीजिए कि भाबर, तराई, बांगर और खादर है और आपको कुछ पता नहीं है, तो सबसे पहले मेंस के लिए बताते हैं। सबसे पहले इसकी संरचनात्मक विशेषता बता दीजिए, यानी कि इसमें जो कण है वो बड़ा है या छोटा है। ठीक है।
उसके बाद इसका अपवाह प्रदेश, या आप कह सकते हैं कि इसका जो फ्लो है नदी वाला, तो जल प्रवाह बता दीजिए। तीसरा हो जाता है कि यहां पाई जाने वाली वनस्पति के बारे में बता दीजिए, वनस्पति के बारे में बता दीजिए। उसके बाद यहां पे आर्थिक महत्व बता दीजिए, आर्थिक महत्व। तो मेंस में कभी लिखना होगा तो ये सिनॉप्सिस बना करके लिखिएगा, आपको खुद ब खुद पॉइंट मिलते जाएगा, रटने की जरूरत नहीं है, वो सब आपके दिमाग में रहेगा। तुरंत आप लोग कण इसका छोटा कर देंगे और जैसे ही कण छोटा करेंगे आर्थिक महत्व भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो संरचना जरूर बता दीजिए, इसका जल प्रवाह बता दीजिए, वनस्पति और आर्थिक महत्व। 4 पॉइंट ऐसा कर दीजिएगा तो चारों का 16 पॉइंट आपका निकल जाएगा। तो भाबर प्रदेश में जो नदी है वो विलुप्त हो जाती है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे चट्टानी कणों का जो जमाव है वो सबसे ज्यादा है, इस कारण से जो नदी है यहाँ विलुप्त हो जाती है। इस भाग में वनस्पति की प्रधानता ज्यादा रहेगा या कम रहेगा? तुलनात्मक रूप से कम है। ठीक है, मतलब झाड़ी ज्यादा है, यहाँ पे झाड़ियों का जो जमाव है या झाड़ियां का जो विस्तार है वो ज्यादा है। उसके बाद इसका आर्थिक महत्व क्या रहेगा? तो फिलहाल अभी इस पे खेती नहीं की जा रही है, भाबर में नहीं किया जा रहा है, तराई में कुछ डेवलप हो गया है, भाबर में खेती नहीं किया जा रहा है। तो ये पॉइंट आप सारा लिख सकते हैं भाबर का। अब भाबर बिहार में है कि नहीं? थोड़ा सा है, थोड़ा सा है वहां पे उत्तर पश्चिम में, है ना। तो भाबर का हो गया। तराई लिखिएगा, भाबर के दक्षिण में, भाबर के दक्षिण में तराई प्रदेश का विस्तार है। इसमें कुछ करना नहीं है, आप लोग बस थोड़ा दिमाग लगाइएगा, हो जाएगा। सेंटेंस आप लोग खुद बना लीजिएगा। भाबर के दक्षिण में तराई की स्थिति है और इसमें कणों का आकार भाबर की तुलना में छोटा पाया जाता है। भाबर के दक्षिण में तराई प्रदेश का विस्तार है, इसमें कणों का आकार भाबर की तुलना में कम है, इस कारण से भाबर प्रदेश की विलुप्त नदियां तराई में निकल आती हैं। तराई प्रदेश का विस्तार है, तराई प्रदेश का विस्तार है 7 से 10 किलोमीटर किताब लिखता है, लेकिन चौड़ाई छोड़ दीजिएगा। तो भाबर के दक्षिण में तराई प्रदेश का विस्तार है, यहाँ चट्टानी कणों का आकार भाबर की तुलना में कम है, छोटा है, भाबर की तुलना में छोटा है। अतः भाबर प्रदेश की विलुप्त नदियां तराई प्रदेश में सतह पर प्रवाहित होने लगती हैं, सतह पर प्रवाहित होने लगती हैं। इस कारण तराई प्रदेश में कई जगह दलदल का भी विकास हो गया है। इस कारण भाबर प्रदेश की विलुप्त नदियां तराई प्रदेश में प्रकट हो जाती हैं या सतह पर प्रवाहित हो जाती हैं। इस कारण से तराई प्रदेश में दलदल का भी विकास हो गया है। अब जैसे सवाल रहे कि भाबर, तराई, बांगर और खादर में दलदली इलाकों का विकास कहाँ पे हुआ है, तो तराई लगाइएगा। ठीक है, दलदल खादर में भी हो जाता है, जिसका लोकल नाम कहीं कहीं है ना, जैसे टाल हो गया है ना। तो भाबर तराई हो गया। तराई में लिखिएगा कि तराई का क्षेत्र भाबर की तुलना में आर्थिक दृष्टिकोण से ज्यादा उपयोगी है, महत्वपूर्ण है। तराई प्रदेश भाबर की तुलना में आर्थिक दृष्टिकोण से अधिक उपयोगी है, अधिक उपयोगी है। तराई प्रदेशों में मिट्टी बिछा करके कृषि का कार्य भी किया जा रहा है ना। तराई प्रदेश में कृषि का भी कार्य किया जा रहा है। किताब देखने की आवश्यकता नहीं है इन सब को पढ़ने में, ये सब आपके दिमाग में ऐसा फिट रहे कि कभी भी आप बता दीजिए। स्वाभाविक है कि आपको अगर कण का आकार पता है तो उसकी व्याख्या कर सकते हैं। आर्थिक महत्व लिख लिए, उसके बाद बांगर लिखेंगे या बांगर खादर मिट्टी में लिखवा दें, भारत की मिट्टी में, इसी में बताए थोड़ा सा लिखे। तराई के मिट्टी में लिखवाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। भाबर तराई आप लोग समझ गए, इसलिए मिट्टी में लिख लीजिएगा, क्योंकि अब जो समय बचा उसमें हम प्रायद्वीपीय पठार भी पढ़ा देते हैं, नहीं तो मालूम चला कि इसी में 10 क्लास लग गया। और आप लोग घर जाकर के पढ़िएगा, मतलब दोनों तरीके से पढ़ाई होना चाहिए, सिर्फ हमसे नहीं, हमसे समझने के पर्पज से। जो कॉन्सेप्ट लेना है वो क्लास में खूब अच्छे से लीजिए और उसके बाद जाकर के पढ़िए। आर्थिक सर्वेक्षण अभी बताना बाकी रह गया, वो बताएंगे, क्योंकि वो 600 पन्ने का है, इत्मीनान से किसी समय बता देंगे। अभी 520 पेज कम है,
तब जब सामने वाला को इकोनॉमिक्स का कुछ पता ही नहीं है। इसीलिए तो बोले कि आप लोग बजट पढ़िए, आपको जो बजट पढ़ाया है उसका इकोनॉमिक्स है ही नहीं, और जिसका इकोनॉमिक्स है वो बजट ना पढ़ा करके इकोनॉमिक्स ही पढ़ा दिया है। देखें कि नहीं वीडियो कोई सा दृष्टि का देखिए आप लोग, बजट जहां पढ़ाना है 20 मिनट तक इकोनॉमिक्स पढ़ाया है वहां पे। इसका मतलब क्या हुआ कि उस 74 पेज को वो भी खुद भी नहीं पढ़ पाया है ना। 3 ही 4 किए हैं, क्यों ऐसा किए हैं फिर? मतलब बोल भी नहीं रहा ईमानदारी से कि हम जो है नहीं पढ़ पाए हैं, कर दिए हैं। क्यों किए हैं? डंडी मार दिए ना। नहीं, ये डंडी मारना कहलाता है। शीर्षक रहेगा बजट, अब बता क्या रहे हैं इकोनॉमिक्स। वो तो आएगा, वो तो हम भी कह सकते थे कल कि 3 वीडियो आ जाएगा, लेकिन बात है कि उस 74 पेज में जो नया सूचना आया है वो देना है ना। जो बैठे होंगे वो नया सूचना लेने के लिए बैठे, इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए तो बैठे नहीं होंगे। अगर बजट का इतिहास जानना है तो दर्जनों वीडियो है, तो फिर दृष्टि का क्यों देखिएगा आप? फिर लोकसभा का देखिए, है ना। ठीक है, भाबर तराई बांगर खादर छोड़ दीजिएगा, थोड़ा फोटो में समझ लेंगे आप। पूरा का पूरा ये इंडो गैंगेटिक प्लेन है, मतलब सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का ये मैदान है। अब इस मैदान में जो नदी बह रही है उसमें से सवाल पूछा जा सकता है, जैसे मान लीजिए कि लिख दे कि उत्तरी भारत का विशाल मैदान या सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी का हुआ है। तो ऐसा आपको नहीं लगे कि सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र के निर्माण में यमुना का रोल नहीं है, रामगंगा का रोल नहीं है, कोसी का रोल नहीं है, या फिर घाघरा महानंदा का रोल नहीं है। ध्यान रखिएगा, इस विशाल मैदान का तात्पर्य क्या हो गया कि जो मेन स्ट्रीम की नदी है प्लस उसकी जो सहायक नदी है उन सब के सहयोग से इस विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। ठीक है, अब इसमें से कोई नदी साउथ की रहेगी, उसका इसमें कोई रोल नहीं है। क्या लूनी का है इसमें रोल? नर्मदा ताप्ती का रोल नहीं है इसमें। ठीक है, पकड़ लीजिएगा। अब देखिए दक्षिण का पठार, भारत का जो दक्षिण का पठार है, दक्कन प्लेटू भी कहते हैं इसको, ये जो दक्षिण का पठार है ये भारत का सबसे प्राचीनतम भूभाग है। अगर आप भारत को देखिएगा तो हम भारत का मानचित्र में जब संरचना पढ़ा रहे थे तो सारा बताए थे। ठीक है, तो दक्कन का जो पठार है वो आर्कियन क्रम की चट्टानों से बना हुआ है, यानी कि तप्त पृथ्वी जब ठंडा हुई थी और इस ठंडा होने के बाद से प्रथम प्रकार की चट्टान जब बना, उस चट्टान से दक्कन प्लेटू का निर्माण हुआ है या प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण हुआ है। इस पठार का विस्तार भारत में लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। इस पठार पे की जो संरचनात्मक विशेषता है, मतलब ये इतना ना बड़ा आकार है कि इस पे कई सारे पर्वत का भी विकास हो गया है। मतलब ये अपने आप में दिलचस्प आपको लगेगा कि ये प्रायद्वीपीय पठार जिसको कह रहे हैं उसके ऊपर में पर्वत का भी विकास हो गया है। कैसे? जैसे सतपुड़ा, सतपुड़ा क्या है? पहाड़ी है, पश्चिमी घाट पर्वत, पूर्वी घाट पर्वत। तो भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप जो है, प्रायद्वीप किसको कहते हैं? जो 3 तरफ से जल से घिरा हो, और जो द्वीप है वो चारों तरफ से घिरा हो, तो द्वीप बनाम प्रायद्वीप में घिरा होने का संबंध है। तो दक्कन प्लेटू का विस्तार भारत के लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है और भारत का सबसे प्राचीनतम भूभाग है। और इस दक्कन प्लेटू का जो उत्तरी भाग है, यहाँ पे क्रिटेशियस काल का मैग्मा का निक्षेप भी है। क्रिटेशियस काल में भूगर्भ से लावा का विस्तार या लावा का उद्गार हुआ और इस उद्गार का पूरे क्षेत्र में फैल जाना है। इस कारण से इस हिस्से में काली मिट्टी या बैसाल्टिक चट्टानों की प्रधानता है। ठीक है, इस दक्कन प्लेटू का एक और अच्छा रोल है कि राजस्थान मरुस्थल का जो आंतरिक भाग है, जो गर्भ है, वहां तक भी दक्कन प्लेटू का विस्तार है। और साथ साथ इस मेघालय का जो पठार है या मेघालय का जो भूभाग है, यहां तक विस्तार है। नदियों के कारण, मतलब ब्रह्मपुत्र नदी है, इस नदी के कारण और गंगा नदी के कारण यहाँ पे गैप का निर्माण हो गया है। इस गैप के कारण मेघालय का जो हिस्सा है वो प्रायद्वीप से कटा हुआ प्रतीत होता है। इस गैप को हम लोग मालदा गैप कहते हैं। इस गैप को मालदा गैप कहते हैं। मालदा गैप के कारण ही
जो उत्तर पूर्वी भारत का मेघालय राज्य है वो प्रायद्वीप से कटा हुआ प्रतीत होता है, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद क्या है कि इसका जैसे कई जो विद्वान है इसमें अपना जो तर्क है, मतलब विरोधाभास तर्क है। एक विद्वान ये कहता है कि जो भारत का प्रायद्वीपीय इलाका है, जब गोंडवाना लैंड से अलग हो रहा था, ठीक है, तो जब गोंडवाना लैंड से अलग हो रहा था तो इसके इस भाग में यानी कि पश्चिम वाले भाग में कगार का निर्माण हुआ है। पश्चिमी भाग में कगार का निर्माण हो। कगार किसको कहते हैं मालूम है? जैसे मान लीजिए कोई पर्वत है, कोई ऊंचाई वाला भूभाग है, इसको दो भाग में तोड़ दीजिए, ठीक है, एक भाग ये हो गया और एक भाग ये हो गया। तो ये वाला जो भाग हो गया ये भारत वाला हो गया, जिसको वर्तमान में हम लोग पश्चिमी घाट पर्वत कर रहे हैं, और ये वाला जो भाग हो गया वो अफ्रीका की तरफ प्रवाहित हो गया। तो कई सारे जो विद्वान हैं वो पश्चिमी घाट पर्वत को कहते हैं कि वो दरअसल कगार है, पश्चिमी कगार है। तो भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है उसका जो विस्तार है वो लगभग 16 लाख किलोमीटर में राजस्थान से लेकर के मेघालय तक है। इसका जो विस्तार है राजस्थान से लेकर के मेघालय तक है, और दक्षिण में इसका विस्तार कन्याकुमारी तक है। लेकिन अपनी संरचनात्मक विशेषता में जैसे विशाल मैदान को आप लोग देखें कि भाबर, तराई, बांगर और खादर के रूप में बट जाता है, ठीक वैसे ही अपनी संरचना में इसमें अलग से पठार भी है, इसमें अलग से पर्वत भी है। उन सारे पर्वतों का, उन सारे पठारों का हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसे आप लोग सुनते हैं मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, सुनते हैं ना आप लोग, छोटा नागपुर का पठार। तो ये सब किसका हिस्सा है? ये सब का सब प्रायद्वीपीय भारत का ही हिस्सा है या प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आप लोग सुनते हैं कि सतपुड़ा पर्वत हो गया, अजंता पर्वत हो गया, विंध्यन रेंज है, पश्चिमी घाट पर्वत, पूर्वी घाट पर्वत, ये सब का सब प्रायद्वीपीय भारत का ही हिस्सा है। तो प्रायद्वीपीय भारत का अध्ययन हम लोग अलग अलग पर्वतों के संदर्भ में और अलग अलग पठारों के संदर्भ में करेंगे। अब जैसे मान लीजिए पर्वत के बारे में कहते हैं, तो अगर हम पर्वत का नाम लेते हैं अरावली, तो अरावली से यह संदर्भित होता है कि अरावली वो पर्वत श्रृंखला है जो पृथ्वी के निर्माण के बाद प्रथम प्रकार की चट्टानों से, यानी कि मूलभूत चट्टानों से, यानी कि आर्कियन प्रकार की चट्टानों से बनी है ना। और इस अरावली का विस्तार गुजरात से लेकर के दिल्ली तक है, लगभग 800 या 900 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। अरावली का विस्तार गुजरात से लेकर के दिल्ली तक है, लेकिन ये क्रमशः नहीं है, बीच बीच में इसमें गैप हो गया है, बीच बीच में टूट गया है। राजस्थान तक ये क्रमबद्ध रूप में मिलता है और उसके बाद छिटपुट रूप में इसका विस्तार दिल्ली तक है। ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा लिखेंगे या बोलते ही रहें? लिखना चाहेंगे छोड़ दीजिए, हम बोलते ही रहते हैं क्योंकि टाइम कम है। नहीं भी है टाइम, लिख लीजिए, लिख लीजिए। लंबे समय तक भूगर्भिक क्रियाओं के कारण इसकी चट्टानें अत्यधिक रूपांतरित हो चुकी। अब इसको समझिएगा, लंबे समय तक भूगर्भिक क्रियाओं का मतलब क्या हो गया। जैसे मान लीजिए कि आप लोग फोल्ड पढ़ते हैं, भ्रंश, फॉल्ट, ठीक है, तो जो फोल्ड हो गया इसको मोड़ या वलन कहते हैं, वलन, ये हो गया भ्रंशन। भूगर्भिक क्रियाओं में भूकंप आएगा, भूकंप, ज्वालामुखी। तो इन सब क्रियाओं के कारण प्रायद्वीपीय भारत का जो चट्टान है वो प्रभावित हुआ, और जहां जहां ये घटनाएं घटी हैं वहां वहां पे चट्टानों पर असर पड़ा और वो अपने आप को मॉडिफाई कर ली। जैसे मान लीजिए जहां पे ग्रेनाइट होगा वो ग्रेनाइट नीस में कन्वर्ट हो गया होगा, जहां नीस होगा वो सिस्ट में कन्वर्ट हो गया होगा, है ना। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो लंबे समय तक भूगर्भिक क्रियाओं के कारण इसकी चट्टानें अत्यधिक रूपांतरित हो चुकी हैं। इस क्षेत्र की चट्टानें अत्यंत कठोर है। कठोर क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो चट्टान है वो इग्नियस रॉक है, आग्नेय चट्टान है। अगर परतदार चट्टान होता तो मुलायम रहता, सॉफ्ट रहता। तो प्रायद्वीपीय भारत की चट्टानें अत्यधिक कठोर हैं। यह क्षेत्र भूकंपीय दृष्टि से फिलहाल शांत है क्योंकि बहुत पुराना हो गया है और एक लंबे समय तक भूकंप का कोई प्रमाण ही नहीं मिला। एक लातूर को छोड़ दें तो कोई प्रमाण नहीं मिला। इसी कारण से एक निष्कर्ष निकाल लिया गया है कि प्रायद्वीपीय भारत का जो क्षेत्र है वो उठा पटक अब शांत हो गया है। जहां पे जो भूकंप आ रहा है वो नया क्षेत्र है। जैसे हिमालय का जो इलाका है वो नया है, वहां पे चट्टानें अभी अव्यवस्थित तरीके से वो अपने आप को स्थिरता प्राप्त कर रही हैं। तो नवीनतम क्षेत्र होने के कारण हिमालय के क्षेत्र में भूकंप की जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा है। वहीं प्रायद्वीपीय भारत में भूकंप मतलब बहुत लंबे समय तक मिला नहीं है, इसी कारण से इसको शांत माना जाता है। लेकिन शांत मान ही रहे थे तब तक लातूर आ गया,
तो इस पे प्रश्न चिन्ह उठ गया। नए तरीके से व्याख्या होना चाहिए, लेकिन फिलहाल अभी भी इस पे कोई खास मतलब सटीक जानकारी उपलब्ध नहीं है कि प्रायद्वीपीय भारत में अगला कब भूकंप आ सकता है या आएगा तो उसका क्या प्रभाव रहेगा। हिमालय का हो जाता है। हिमालय के भूकंपीय व्याख्या जैसे अलग अलग जोन में बांट करके कर दिया गया है कि ये जो क्षेत्र है वो सबसे ज्यादा भूकंप की दृष्टि से संवेदनशील है। ठीक वैसा प्रायद्वीपीय भारत में अभी नहीं किया गया है। तो भूकंपीय दृष्टि से शांत है। शांत भूकंप आता है कैसे? पृथ्वी के चट्टानों में आंतरिक हलचल होता है तभी भूकंप आ जाता है, यानी कि लंबे समय तक हो जाने के कारण स्थिर हो गया है। ठीक है, हम लोग अपने घर नहीं के आसपास नहीं देखते हैं, जो मिट्टी है वो जो कड़ा है उस पर धंसना थोड़ा कम हो जाता है, लगता नहीं कि वो कठोर है। सड़क बनता है तो उस पर बुलडोजर से उसको बराबर कर देते हैं। उस गाड़ी का नाम क्या है? क्या है? रोलर। तो रोलर से पहले उसको दबा करके क्या कर देते हैं, और बिना रोलर का अगर सड़क बनेगा तो हिमालय जैसा हो जाएगा। और अभी जो बात कर रहे हैं वो प्रायद्वीपीय भारत की तरह। ठीक है, हम लोग को रोड बनते पता कहाँ चलता है, रात में ही रोड बन जाता है। बेली रोड की बात कर रहे हैं, रात में ही बन जाता है, दिन में पता ही नहीं चलता है। गाड़ी देखे बहुत लंबा समय हो गया जो अलकतरा बिछाता है। इस पठार की उत्तरी सीमा अरावली पर्वत, कैमूर पहाड़। अब देखिए ये कहना चाह रहा है कि जो दक्कन प्लेटू है, प्रायद्वीपीय पठार है, इसकी उत्तरी सीमा कहां से कहां तक बनाती है? एक तो अरावली पर्वत उत्तरी सीमा कह रहा है, अरावली पर्वत। उसके बाद आगे बढ़ेंगे आप तो यहां पे छोटा नागपुर पठार है, छोटा नागपुर हो जाएगा। और इधर बढ़िएगा तो फिर मेघालय हो जाएगा। इधर आप बढ़ेंगे तो पूर्वी घाट हो जाएगा, और इधर बढ़ेंगे तो पश्चिमी घाट। तो इसकी सीमाओं को भी लिखिएगा, मेंस में ये पूछा जाता है। तो अरावली पर्वत, कैमूर पर्वत पहाड़, राजमहल की पहाड़ी और शिलोंग की पहाड़ी। शिलोंग की पहाड़ी वही मेघालय वाला बनाती है। दक्षिण में इसका विस्तार कन्याकुमारी तक है। अनेक धरातलीय विविधताओं के कारण यह जो प्रायद्वीपीय पठार है वो छोटे छोटे पठारों में विभाजित हो गया है। इस पठार पर पर्वतों की भी उपस्थिति है। ठीक है, आसान है, लिखना चाहेंगे? प्रायद्वीपीय पठार की औसत ऊंचाई लगभग 600 से 900 मीटर है। इसका ढाल पश्चिम से पूरब की तरफ है, तभी तो सारी की सारी जो नदी है वो पश्चिमी घाट पर्वत से निकल करके बंगाल की खाड़ी में गिर रही है। लेकिन दो नदी का नाम बताइए जो एकदम स्ट्रेट बहती है और पूरब से पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती है। नर्मदा और ताप्ती। वैसे मांडवी ज्वारी भी है, लेकिन पश्चिमी घाट पर्वत को भी पार कर जाती है वो नदी है नर्मदा और ताप्ती ही। तो प्रायद्वीपीय पठार की औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। अब देखिए शिवालिक ज्यादा ऊंचा है या ये ऊंचा है? ये कम है, शिवालिक ज्यादा है। तो अगर मान लीजिए कि हायरार्की दे दे आप लोगों से तो इसको नीचा दिखाइएगा। इसका ढाल पश्चिम से पूरब की तरफ है। उल्लेखनीय है कि मेघालय का पठार भी प्रायद्वीपीय पठार का ही उत्तर पूर्वी भाग है, जो मालदा गैप के कारण अलग प्रतीत होता है। इस पठार पर भू संचलन की क्रिया हुई थी। देखिए भू संचलन की जो क्रिया हुई है इसमें थोड़ा डिफरेंस है। जैसे मान लीजिए कि भू संचलन की क्रिया कहां पे सबसे ज्यादा दिखाई देता है प्रमाण इसका, तो सतपुड़ा पर्वत का। सतपुड़ा पृथ्वी की भूगर्भिक क्रिया, आप लोग अंतर्जात बल पढ़े होंगे ना, अंतर्जात जो इंटरनल जो फोर्स है। ठीक है, तो सतपुड़ा पर्वत का निर्माण कैसे हुआ इसको समझेंगे आप। जैसे मान लीजिए कोई बहुत विशाल क्षेत्र का ये भाग है पृथ्वी का, या आप कह सकते हैं कि भारत का ही कोई भाग है। दो जगह पे इसमें दरार उत्पन्न होता है। एक दरार यहाँ पे उत्पन्न होता है और एक दरार उत्पन्न यहाँ पे होता है। अगर आप प्लेट टेक्टोनिक्स की तरह देखेंगे तो वो व्याख्या करेगा कि इधर में और इधर में, हालांकि इसका भी पीटीटी व्याख्या नहीं कर रहा है। तो जो दरार उत्पन्न करने वाला बल है, इस बल के कारण ये जो भूखंड है ये ऊपर उठ करके चला जाता है। ये जो भूखंड है यहाँ वाला, अब दरार के कारण जैसे कोई चीज हुआ, अब इसको कीजिए तो ये आ जाएगा दरार, है ना, तो ये ऊपर चला गया। अब ये दरार यहाँ पे नहीं है, ऊंचाई पे चला गया है। तो यही ऊंचाई वाला जो पर्वत है वो सतपुड़ा पर्वत है। और ये जो दरार है यहाँ पे नर्मदा बह रही है और यहाँ पे ताप्ती बह रही है। तो प्रायद्वीप, ये चीज हिमालय में आप लोग पढ़े थे
नहीं ना पढ़े। तो प्रायद्वीपीय भारत में भूगर्भिक क्रियाओं का जो प्रमाण मिल रहा है, उस प्रमाण से एक विशेष प्रकार की स्थलाकृति का निर्माण हो रहा है। लेकिन अगर आप फोल्ड पढ़िएगा तो हिमालय में आपको बहुत बड़ा बड़ा एक संरचना का नाम मिलेगा, उसका नाम ग्रीवा खंड है, नेपे। तो ग्रीवा खंड का उदाहरण हिमालय में मिलता है। क्योंकि आप लोग का ऑप्शनल नहीं है तो ग्रीवा खंड को हम बताएंगे नहीं। मतलब बहुत ज़्यादा तेजी से अगर कोई भ्रंशन फोल्ड होता है तो उसमें चट्टानें मुड़ने की बजाय, मुड़ती तो है ही, और मुड़ करके अपने स्थान पर होने की बजाय वो दूर तक फेंका जाती है। तो जो दूर तक फेंका गई है उस हिस्से को हम लोग ग्रीवा खंड कहते हैं। तो सतपुड़ा पर्वत का निर्माण हुआ है, दो भ्रंशों के बीच की जो भूमि थी वो ऊपर उठ गई, इस कारण से सतपुड़ा पर्वत का निर्माण हुआ है। और उसके उत्तरी भाग में नर्मदा और दक्षिणी भाग में ताप्ती नदी प्रवाहित हो रही है। तो भारत का एकमात्र ब्लॉक पर्वत कौन सा है? सतपुड़ा है। पूछा जाएगा कि भारत का एकमात्र ब्लॉक पर्वत कौन सा है, तो सतपुड़ा है। अगर आप लोग का ऑप्शनल होता ना तो आप लोग पर्वतों के प्रकार को पढ़ते हैं, किस किस टाइप का पर्वत है। जैसे हिमालय क्या है? फोल्ड माउंटेन है, वलित पर्वत है। अरावली क्या है? फोल्ड माउंटेन है। लेकिन अगर इसका सतपुड़ा की बात करते तो वो ब्लॉक पर्वत में आ जाता है। विंध्य भी फोल्ड माउंटेन ही है, ठीक है। हाँ, तो विंध्य में चट्टानों में मुड़ पड़ने से हुआ है। किसमें? नहीं, सतपुड़ा में नहीं, विंध्य विंध्य फोल्ड पड़ने से हुआ है, ठीक है। क्यों? देखिए, विंध्य जो पर्वत है प्रायद्वीपीय भारत का उत्तर की ओर विस्तार है, ठीक है, हैं? क्या पुशबैक? हाँ, तो उसको आप ब्लॉक पर्वत नहीं कह सकते। ब्लॉक पर्वत दरअसल शिवालिक को, सतपुड़ा को ही कहते हैं। विंध्यन हो गया, उसको फोल्ड माउंटेन ही मानिए, फोल्ड माउंटेन, ठीक है। तो सतपुड़ा हो गया, नर्मदा ताप्ती हो गया, ठीक है। अब देखें, सतपुड़ा पर्वत प्लेट के कारण हुआ है, लेकिन बेसिकली जब दरार उत्पन्न हुआ है ना, तो दरार उत्पन्न जब हुआ है तो उसके बीच का भाग ऊपर उठ गया। और प्लेट टेक्टोनिक्स की अगर व्याख्या कीजिएगा तो दरार आया कहां से? दरार कोई ना कोई फोर्स के कारण आया होगा। तो चूंकि प्लेट टेक्टोनिक्स बड़े प्लेटों की व्याख्या करता है लेकिन छोटे प्लेटों की व्याख्या वो नहीं कर पाता है। पीटीटी की आलोचना में क्या पढ़ते हैं? जब प्लेट टेक्टोनिक्स की आलोचना होती है तो यही ना पढ़ते हैं कि बड़े पर्वतों की व्याख्या करता है, या हिमालय की व्याख्या करता है, आल्प्स की व्याख्या करता है, लेकिन छोटे पर्वतों में ये चुप हो जाता है। ठीक वैसे ही आप बड़ा प्लेट बता रहे हैं और छोटे प्लेट की निश्चित संख्या ही नहीं बता रहे कि पृथ्वी के भीतर में कितना निश्चित संख्या है। तो पीटीटी की भी तो आलोचना होती है। अब बात आ गई सतपुड़ा की। सतपुड़ा में दो दरार उत्पन्न हुआ, ठीक है, ब्लॉक पर्वत बना। अब या तो पीटीटी के बेस पे आप कह सकते हैं कि दो प्लेट टकराया होगा, अदरवाइज इसको दरार से व्याख्या मान लीजिए, ठीक है। कोई फोर्स था, दरार उत्पन्न हुआ और उस फोर्स के कारण बीच का भाग ऊपर उठ गया, ठीक है। तो पीटीटी का भी आलोचना है, हर का व्याख्या नहीं कर पाइएगा पीटीटी से। जो बड़ा है, जैसे वेगनर का थ्योरी है, आप लोग देखते हैं कि वेगनर का थ्योरी बहुत जगह व्याख्या नहीं कर पाता है ना। तो सब में आलोचना है। तो हम लोग बेसिकली प्लेट टेक्टोनिक्स को ना हिमालय के संदर्भ में ही पढ़ते हैं। हिमालय, इसको ना तो आप पूर्वी घाट पे अप्लाई कीजिए ना अरावली पे अप्लाई कीजिए। क्यों? क्योंकि इसके आलोचना में ही कहता है कि बड़े पर्वतों की व्याख्या करता है, छोटे वालों में गौण हो जाता है। हो सकता है आगे चल करके ये पूरा का पूरा सिद्धांत ही खारिज हो जाए कि जिस प्लेट की व्याख्या आप करते हैं उसकी आलोचना में है कि प्लेट तो हमने देखा ही नहीं है। प्लेट कोई देखा है? प्लेट किसी ने, एक कपोल कल्पित, ये कल्पित सिद्धांत है। वो हम सब जान रहे हैं, लेकिन वेगनर की भी अपनी सीमा है। सब बड़ा क्षेत्र का व्याख्या हो रहा है, बहुत सारे छोटे क्षेत्र का व्याख्या ही नहीं हो रहा है। तो प्लेट कोई देखा है? ऊपर में दिख जाता है चांद, ऊपर में ग्रह दिख, नीचे कोई देखा है? पीटीटी की आलोचना में ये लिखा जाता है कि प्लेट टेक्टोनिक्स जो है, किसी को प्लेट के बारे में कुछ पता ही नहीं है। प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में कुछ पता ही नहीं है। हाँ, रिसर्च के बेस पे वही हम भी पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। हम क्या दूसरा थोड़े पढ़ा देंगे? जो रिसर्च है वो बता रहे हैं, जो उसमें आलोचना किया गया वो बता रहे हैं। लेकिन अकाट्य आप कह सकते हैं कि काटा ही नहीं जा सकता है, वैसा नहीं है, ठीक है ना।
तो प्रायद्वीपीय पठार पे ध्यान रखेंगे। ठीक वैसे ही प्रायद्वीपीय पठार पे अब जो पर्वत है उसमें अरावली सबसे महत्वपूर्ण पर्वत हो जाता है, इसके बाद विंध्यन सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है, इसके बाद सतपुड़ा को हम लोग पढ़ लेंगे, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, इन सब जगहों पे सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। जैसे ही हम अरावली पर्वत की बात करते हैं तो अरावली पर्वत प्रायद्वीपीय पठार का उत्तर पश्चिमी भाग है। अरावली पर्वत प्रायद्वीपीय पठार का उत्तर पश्चिम भाग है। यह अरावली आर्कियन संरचना से निर्मित है, आर्कियन संरचना से निर्मित है। आप धारवाड़ भी कह सकते हैं, धारवाड़ के समय का ही ये पर्वत है। आर्कियन तो चट्टान हो गया और धारवाड़ काल में इसका उभार हो गया था। तो अरावली वो श्रृंखला है जो भारत की सबसे प्राचीन पर्वत है ना। और इसमें जो इसका जो पर्वत है वो अवशिष्ट पर्वत के अंतर्गत आता है। वलित है, चट्टानों में फोल्ड पड़ने से इसका निर्माण हुआ है, लेकिन ये इतना ना पुराना है कि ये घिसते घिसते अब ये अवशिष्ट के रूप में बदल गया है। जैसे कोई भूमि ऊंचाई वाला है, उस पर अपर्दन हो रहा है, अपर्दन के कारण उसका मतलब क्षय हो रहा है धीरे धीरे। ठीक है, जैसे हम लोग कैसे बुढ़ा जाते हैं, हम लोग भी तो बूढ़े हो जाते हैं। तो एक लंबे समय का जो है अरावली पर्वत है, एक लंबा काल ये झेला है। हो सकता है कि आगे आने वाले कुछ और लाखों करोड़ों साल में ये पूरी तरीके से समतल मैदान में बदल जाए। तो अरावली पर्वत प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। यह एक अवशिष्ट वलित पर्वत है, ध्यान रखिएगा, अवशिष्ट वलित पर्वत है। अंग्रेजी है, अभी आएगा, रेसिडुअल है, हाँ रेसिडुअल ही है। आगे अंग्रेजी सब टर्म है, आपको बोलना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, सारा लिख लीजिएगा। तो जो अरावली, पहले समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट लेना जरूरी है। अब हिंदी भी बताए अंग्रेजी भी बताए तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता है, दोनों भाषा। ऐसा रहता तो फिर हम हिंदी पढ़ाते ही नहीं, ऐसा रहता तो आप लोग हम क्यों पढ़ाते हैं यहाँ पे आकर के, आप लोग खुद सोचिए। ठीक, और हिंदी और अंग्रेजी में किसी भाषा में समझ लीजिए, दुनिया भर का वर्ड होगा, इसका मतलब कि आप मेहनत ही नहीं करना चाहते हैं। क्लास में जान रहे हैं कि टीचर जो है हिंदी मीडियम में बता रहा है, तो आप जानबूझ के अंग्रेजी मत कीजिए कि इंग्लिश लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है, ठीक है ना। हिंदी का वजूद ही खत्म कर देंगे क्या? हिंदी का वजूद, हम अपने आखिरी सांस तक हिंदी को ही सपोर्ट करेंगे, चाहे कितना भी अंग्रेजी आ जाए। अपने हम लोग हिंदी को आत्मसात किए हैं। कभी फेसबुक में नहीं देखिएगा आप कि पूरा अंग्रेजी में धारा प्रवाह लिखे जा रहे हैं, तब हमको सब मालूम है कि जो हम चाह रहे हैं अंग्रेजी में लिखना वो गूगल से ट्रांसलेट करके हम लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा काम ही नहीं करते हैं। अंग्रेजी पढ़िए, लेकिन ये मत दिखाइए कि अंग्रेजी जान जाने से आपका सिलेक्शन जल्दी हो जाएगा। समझिए, समझ बनाइए, डेली 1-2 पन्ना लिखिए, 1-2 पन्ना डेली लिखिए, हर टॉपिक पे लिखिए, चाहे वो प्रायद्वीपीय पठार हो, चाहे वो हिमालय हो, चाहे वो मध्यवर्ती मैदान हो। मध्यवर्ती मैदान पर तो हम बहुत कुछ बताए ही नहीं है, जो सवाल एग्जाम में आएगा उस पर तो हम चर्चा ही नहीं किए हैं। इसलिए नहीं किए हैं क्योंकि वो पीटी पढ़ा रहे हैं। कहाँ थे हम? अरावली में थे। ऐसी राजस्थान गए, वहां राजस्थान गए तो एक टर्म था लोकपाल का। तो ओम्बड्समैन हमसे ना शुरू में बुला गया, शुरू में तो लोगों को लगा कि हम अंग्रेजी का टीचर आ गए हैं, अंग्रेजी का टीचर। तुरंत 10 लड़का हल्ला करना शुरू किया। फिर हम उसको बताया कि हम प्योर हिंदी हैं, हमको एक शब्द अंग्रेजी का आता नहीं, तब जाकर के लोग माना। लेकिन वो लोग 10 मिनट तक हमको नहीं सुना, स्टार्टिंग में ही विरोध किया। फिर हम अपने प्रभाव में आ गए, जब शुरू किए पढ़ाना तो 1.5 घंटा किसी को हिलने ही नहीं दिए थे, क्लास पूरा शांत हो गया था। मेंस की बात कर रहे हैं, पीटी में इसी कारण से लिखना पड़ता है सारा सूचना, मेंस में हमको लिखना ही नहीं पड़ेगा। तो अरावली पर्वत की बात कर रहे हैं, ये गुजरात से लेकर के दिल्ली तक विस्तृत है। इसकी लंबाई लगभग 800 मीटर बताई जाती है। लंबाई पूछेगा नहीं, अरावली में पूछ सकता है। इसकी संरचनात्मक विशेषता, इसका जो पर्वत का प्रकार है वो पूछा जा सकता है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है जो 1722 मीटर ऊंचाई पे है। अरावली की देखिए, अब आप लोग छोटे छोटे जो पर्वत चोटियां हैं, खास करके अरावली का हो गया, पश्चिमी घाट का हो गया,
पूर्वी घाट का, इस बार पूर्वी घाट का एक चोटी का नाम पूछा गया था, ये जो टीचर का एग्जाम है ना, तो वो उसमें महेंद्रगिरी भी दिया था, लेकिन पूछा गया कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो महेंद्रगिरी नहीं है ना, तो वो अभी हम आएंगे। तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, और इस गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 मीटर है। और ये गुरु शिखर जो लोकेलिटी है वहां पे, उसको माउंट आबू कहते हैं। तो माउंट आबू पर्वत पे ही या माउंट आबू के पास ही गुरु शिखर की स्थिति है। फिर आरपीएससी में होगा, बीपीएससी में माउंट आबू उम्मीद रहेगा कि ये पूछेगा ऐसे कि माउंट आबू कहाँ पे है, तो राजस्थान में है, अरावली पर्वत पे है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। अपनी संरचनात्मक विशेषता यानी कि इसमें जो चट्टान के प्रकार है, इस चट्टान के प्रकार के आधार पे अरावली अपने लिए धात्विक खनिज, मतलब धात्विक खनिजों के लिए काफी फेमस है, जैसे सीसा, जैसे जस्ता, ठीक है, और भी खनिज है जैसे एस्बेस्टस हो गया। खेतड़ी का नाम आप लोग सुने होंगे, किस लिए है, तांबा, ये इसी रीजन में है, ठीक है। तो अरावली का जो आर्थिक महत्व है वो खनिजों की उपस्थिति के कारण ज्यादा है, ठीक है। अगर आप लोगों को अरावली पर लिखना होगा तो लिख लीजिएगा, पूछा जो जाएगा वो सारा पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक है। अंग्रेजी में भी आप लिख सकते हैं। तो अवशिष्ट पर्वत जो विश्व का प्राचीनतम मोड़दार पर्वत है, चट्टानों में मोड़ पड़ने से पर्वत का निर्माण हुआ है। लंबाई ध्यान रखेंगे, इसकी जो सर्वोच्च चोटी है, और इसमें क्वार्ट मतलब चट्टान का एक प्रकार है जो काफी कठोर होता है। जैसे रेलवे स्टेशन आप लोग देखे हैं, रेलवे लाइन में जो पत्थर होता है वो क्या होता है, क्वार्टजाइट ही होता है। ये क्वार्टजाइट इतना मजबूत होता है कि जल्दी टूटेगा ही नहीं, ठीक। तो क्वार्ट चट्टानों की प्रधानता है। तांबा, जस्ता, सीसा, अभ्रक, एस्बेस्टस इत्यादि खनिज। तो जो चट्टान है वो इग्नियस रॉक है, ठीक है, और जो खनिज है उसमें कुछ खनिज तांबा, जस्ता, सीसा, अभ्रक, एस्बेस्टस इत्यादि पाया जाता है। और इस पर्वत के पश्चिमी ढाल से लूनी बहती है, पूर्वी ढाल से बनास नदी बहती है। दो नदी नाम जो पूछा जा सकता है, लूनी का और बनास का, ठीक है। ये मतलब लूनी तो पूछा गया है कि कहाँ पे है, लेकिन लूनी अरावली के किस ढाल से प्रवाहित होती है, कहाँ से, वो पूछा नहीं गया है, तो इसको याद रखिएगा। गुरु शिखर को ना बहुत सारे पर्वतों में मिला करके पूछा जा सकता है, जैसे कौन सी सबसे ऊंची है आपको सजा देना है। जैसे मान लीजिए इसी में महेंद्रगिरी का भी नाम रहे, इसी में कलसुबाई का भी नाम रहे, तो उन सबको मिला करके पूछेगा कि आप ऊंचाई के अनुसार घटता या बढ़ता क्रम सजाइए। नया सवाल ऐसा पूछा जा सकता है। हिमालय तो बहुत बार पूछ ही लिया है ना, अरावली, कंचनजंगा, K2 ये सब पूछ लिया गया है। क्या एवरेस्ट है ना, एवरेस्ट, कंचनजंगा, अरावली पूछ लिया गया है। अब क्या सवाल संभावना बन सकता है, तो संभावना बनेगा इन्हीं सब चोटियों पे, ये याद रखेंगे, ठीक है। पढ़ने के अलावा क्वेश्चन बैंक देखिए जाकर के कि कहाँ से सवाल पूछा जा रहा है। पढ़ा देने से नहीं, मतलब आप लोग को बीए का एग्जाम तो देना नहीं है कि सब पूरा लिखना है, आपको देना है कंपटीशन। और कंपटीशन में जिस हिस्से पे खूब सवालों की बौछार हो गई है, वो बौछार अब कम हो गया, वहां से पूछा जाना। इसीलिए आपको वो सारा क्षेत्र पकड़ना होगा जहां से प्रश्न अब पूछा जा सकता है। तो पर्वत चोटियों में एकदम ध्यान रखेंगे। आप लोग एक अलग से नोट्स में बना ही लीजिएगा, प्रायद्वीपीय पठार के पर्वतों की सबसे ऊंची चोटियां, है ना। अब उसी में जितना भी चोटी है, चाहे वो महेंद्रगिरी रहे, चाहे वो अमरकंटक रहे, चाहे वो कलसुबाई रहे, दोदा बेटा रहे, सब क्रमशः ऊंचाई के अनुसार कम से कम 10 पर्वत का याद कर लीजिएगा। वहां से एक सवाल पूछा जा सकता है। ये इस बार पूछे, अगली बार पूछेगा ही आयोग। वो इस चीज पे उतर आई है कि जो पहले से ट्रेडिशनल पैटर्न है उसको छोड़ा जाए और नया सवाल पूछा जाए। अब अरावली का आप लोग लोकेशन देखिएगा। अरावली का जो लोकेशन है वो ये कौन सा भारत है, पश्चिमी भारत है। पश्चिमी भारत, इसकी दिशा कैसे है, उत्तर पूर्व से। तो क्या इस पे सवाल आ सकता है, नहीं भी है तो आप लोग तैयार रहिएगा। अरावली की दिशा उत्तर पश्चिम से और उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, ठीक है। एक सवाल संभावना हो सकता है कि नहीं, अरावली का इसलिए होगा क्योंकि इसकी दिशा में कोई विरोधाभास नहीं है। जैसे मान लीजिए कि पश्चिमी घाट का भी हो सकता है कि कोई कहां से पूछ दे, थोड़ा हो सकता है कि दिक्कत हो कि इसकी जो दिशा है वो तमिलनाडु में नॉर्थ टू साउथ है। अरावली में कोई ऐसा विरोधाभास नहीं है, तो अरावली का दिशा पूछा जा सकता है।
अरावली के बारे में बताया कि इसके पश्चिम की तरफ से लूनी नदी और पूरब की तरफ से बनास नदी प्रवाहित होती है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। अब विंध्यन पर्वत का नाम देखिए। विंध्यन पर्वत का विस्तार गुजरात से लेकर के बिहार के रोहतास और कैमूर जिले में है विंध्यन। तो विंध्य युग की प्राचीनतम परतदार चट्टानों से हुआ है, जिसमें चूना पत्थर हो गया, चाहे वो लाल बलुआ पत्थर हो गया, चाहे वो बलुआ पत्थर हो गया, है ना, वो सब इसमें पाया जाता है। ऊंचाई याद कर लेंगे, ऊंचाई पूछने की संभावना कम रहता है। पूर्व से पश्चिम की ओर भारनेर, कैमूर और पारसनाथ की पहाड़ियों के रूप में, भारनेर कहाँ पे है? भारनेर गुजरात, ठीक है। पारसनाथ झारखंड की पहाड़ियों के रूप में गुजरात से लेकर के बिहार तक विस्तृत है और भारत को दो बराबर भागों में या भारत को विभाजित, यानी कि उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करने वाला जो पर्वत है वो विंध्य पर्वत है। मानचित्र में देखिए, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करने वाला जो पर्वत है वो विंध्य पर्वत है। इसका विस्तार कहां से कहां था? गुजरात से लेकर के बिहार तक है ना। तो यही विंध्य पर्वत हो गया। आप लोग कुडप्पा के बाद विंध्यन क्रम पढ़े थे, याद आ रहा है? तो इसी कुडप्पा के बाद विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है, जिसमें चूना पत्थर, बलुआ पत्थर इत्यादि चट्टानों की प्रधानता है। और इसी विंध्यन पर्वत में जो लाल बलुआ पत्थर पाया जाता है वो हमारे लिए इमारती संरचना में प्रयुक्त होने वाला पत्थर है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए यही पूछे कि इमारती संरचना के लिए या फिर वास्तुकला के दृष्टिकोण से किसकी भूमिका सबसे ज्यादा है? इसी पर्वत का हो जाएगा। क्या हिमालय कर देंगे? नहीं ना, कि पश्चिमी घाट? ऐसा नहीं कीजिएगा। इमारती संरचना के लिए हिमालय विंध्यन ही ज्यादा प्रसिद्ध है। जैसे मान लीजिए कि सांची का स्तूप कहते हैं, तो सांची के स्तूप में जिस प्रकार का मटेरियल लगाया गया है, लाल बलुआ पत्थर, वो यहीं से लिया गया है, विंध्यन क्रम की चट्टानों का ही वो है। तो ये हो गया विंध्य पर्वत। उसके बाद ध्यान रखेंगे सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत की उत्पत्ति की प्रक्रिया हम आपको बता दिए हैं कि दो भ्रंशों के बीच का जो मध्य भूमि है उससे इसका निर्माण हुआ है और उत्तरी भाग में नर्मदा का प्रवाह और दक्षिणी भाग में ताप्ती का प्रवाह हो रहा है। तो सतपुड़ा एक प्रकार का ब्लॉक पर्वत है, अर्थात भ्रंश से इसकी उत्पत्ति हुई है। दो भ्रंशों के बीच की जो भूमि है वो ऊपर उठ गई है और ऊपर उठ जाने से सतपुड़ा पर्वत का निर्माण हुआ है। तो यह एक ब्लॉक पर्वत है जिसके उत्तर और दक्षिण में नर्मदा और ताप्ती नदी बहती है। आप लोग सो नदी को पढ़ते ही होंगे, कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है, ठीक है। उसके बाद महादेव, ये भी किसका हिस्सा है? तो सतपुड़ा का ही है। तो कहने का अर्थ ये हो गया कि जो सतपुड़ा पर्वत है वो अविच्छिन्न नहीं है, मतलब लगातार नहीं है, वो क्या है? अलग अलग पर्वतों में विभाजित हो गया है। जैसे मान लीजिए ये हो गया तो मैकाल हो गया। सामूहिक रूप से हम क्या कह रहे हैं? सतपुड़ा, लेकिन दरअसल वो पर्वतों में भी विभक्त हो गया। जैसे हम लोग मध्य हिमालय को देख रहे थे ना, मध्य हिमालय कहने का तात्पर्य क्या हो गया? एकदम शांत हो जाते हैं आप लोग। पीर पंजाल, धौलाधर हो गया एक आध भी। तो ठीक वैसे ही जो सतपुड़ा है वो अविच्छिन्न नहीं है, बल्कि अलग अलग पर्वतों में विभाजित है ना। तो सतपुड़ा हो गया, महादेव हो गया और मैकाल हो गया। किसी का अगर हिंदी होगा तो भवानी प्रसाद मिश्र की जो कविता है सतपुड़ा पे ही तो है, पढ़े हैं आप लोग? सतपुड़ा के घने जंगल, कुछ पढ़िएगा नहीं तो फिर कैसे होगा? सतपुड़ा रेंज कहाँ पे है? दिख रहा है आप लोगों को? अब देखें क्या सन्नी, सतपुड़ा पर्वत को ध्यान रखेंगे, विंध्य पर्वत के उत्तर में है या दक्षिण में है? दक्षिण में। तो इसका भी आपको ना पूछा जा सकता है, उत्तर से दक्षिण की ओर या दक्षिण से उत्तर की ओर पर्वतों की स्थिति। आपको बीपीएससी में एक ऑप्शन दे दिया जाएगा और उसमें बताया जाएगा, पूछा जाएगा कि आप इन पर्वतों को उत्तर से दक्षिण की ओर या दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम सजा दीजिए। तो उसमें विंध्यन भी हो सकता है, उसमें सतपुड़ा भी हो सकता है ना। इसको आप ध्यान रखिएगा। तो सतपुड़ा एक प्रकार का ब्लॉक पर्वत है
जो कहां से कहां तक विस्तृत है? सतपुड़ा की बात कर रहे हैं। गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र हो जाएगा, है ना। तो यहां तक इसका विस्तार है और इसका अलग अलग खंड है। महादेव भी इसी का हिस्सा है और मैकाल भी इसी का हिस्सा है। इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है 1350 मीटर, जो महादेव पर्वत पर स्थित है। और पंचमढ़ी नामक जो हिल स्टेशन है, देखिए हम लोग नॉर्थ इंडिया की बात करते हैं तो हिल स्टेशन का नाम क्या आता है? शिमला, है ना, नैनीताल, मसूरी, चक्राता, अल्मोड़ा। ठीक वैसे ही मध्य भारत में भी एक हिल स्टेशन जिसका नाम पंचमढ़ी है और यह पंचमढ़ी महादेव पर्वत पर स्थित है, ध्यान रखिएगा। और मैकाल का सर्वोच्च शिखर अमरकंटक है, जहां से सोन, नर्मदा, जोहिला इत्यादि नदियां प्रवहित। जो जोहिला है वो भी सोन की सहायक नदी है। जोहिला नदी जो है वो सोन की सहायक नदी है। सोन के संदर्भ में बीपीएससी में पूछा जा सकता है, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। तो सतपुड़ा के बारे में कुछ पॉइंट आप लोग नोट करना चाहें तो कर सकते हो, तो सुनिएगा। सतपुड़ा एक प्रकार का ब्लॉक पर्वत है जो दो दरारों के बीच या दो दरारों के मध्य भूमि के ऊपर उठने से बना है। इसके उत्तरी भाग से नर्मदा, दक्षिणी भाग से ताप्ती नदी प्रवाहित होती है। सतपुड़ा का विस्तार महादेव और मैकाल के रूप में और आगे तक भी है, ठीक है। हाँ, छोटा नागपुर कह सकते हैं, वहां तक है, क्योंकि इसको आप सीमा में बांध ही नहीं सकते हैं इसका विस्तार, ठीक है। तो वो याद रखिएगा। उसके बाद आप लोग जो हिल स्टेशन है और जो सर्वोच्च चोटी है, कहाँ का धूपगढ़ है, कहाँ का अमरकंटक है, वो याद कर लीजिएगा। अब जैसे पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा मध्य भारत का हिल स्टेशन है? ऑप्शन ए, ये राजस्थान वाला कौन सा था? माउंट आबू। पूछा है कि मध्य भारत का है। ऑप्शन ए माउंट आबू, ऑप्शन बी पंचमढ़ी, ऑप्शन सी उत्तर का दो ठो ले लेते हैं, अल्मोड़ा और मसूरी। तो मध्य भारत का मालूम चल गया। जो टूरिस्ट होते हैं, ब्लॉगिंग जो करते हैं, वो पंचमढ़ी के बारे में लिखते हैं कि जरूरी नहीं कि आप नॉर्थ इंडिया में ही शिमला में जाकर के भीड़ लगा दीजिए। अगर हिल स्टेशन जाना है तो चुपचाप साउथ की तरफ खिसकिए। क्या स्थिति हो रहा है इस समय? स्थिति ये हो रहा है कि शिमला ऊंचाई पे तो है, लेकिन इतना जाम हो गया कि गाड़ी जो है 24 घंटा से आगे ही नहीं बढ़ी है। 24 घंटा से गाड़ी जस का तस खड़ा है। इस बार भी हुआ है ऐसा। तो लोगों ने राय दिया कि जरूरी नहीं है कि आप शिमला ही आइए, पंचमढ़ी भी जाइए, वो भी हिल स्टेशन ही है, ठीक है। तो पंचमढ़ी चर्चा में भी आ जाता है। भूगोल पढ़ने से आपको मालूम रहेगा। किसी को इंग्लिश में लिखना है कोई टर्म्स वगैरह, पीडीएफ उतार लीजिएगा। अब देखिए पश्चिमी घाट पर्वत, इसका लोकेशन पहले देख लीजिए। पश्चिमी घाट पर्वत थोड़ा और उत्तर में भी है, ये कम दिया है। इसको यहां तक मानिए, ताप्ती का मुहाना मानिए। तो ताप्ती के मुहाना से लेकर के कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है। तो ताप्ती के मुहाना से लेकर के कन्याकुमारी तक लगभग 1600 किलोमीटर की लंबाई में पश्चिमी घाट पर्वत का विस्तार है, ठीक है। और इसकी उत्पत्ति की प्रक्रिया के संदर्भ में अलग अलग प्रकार के जो विद्वान हैं उनमें मतभेद है। बहुत सारे विद्वानों का यह मानना है कि ये वो भूखंड है जो अफ्रीका के अलग होते समय कगार के रूप में खड़ा रह गया था, ठीक है। तो ये कई लोग पर्वत नहीं मान करके इसको पश्चिमी घाट को प्रायद्वीपीय भारत का कगार मानते हैं। कगार मतलब खड़ा ढाल, कगार। जैसे किसी भी चीज को दो भागों में तोड़ दीजिए तो एक ढाल आ जाएगा, है ना। तो कगार, अभी बताए थे ना आपको, इसी को दो भाग में तोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया ढाल, कगार। तो यहां से अफ्रीका जब अलग हुआ तो ये पूरा का पूरा जो हिस्सा है कगार के रूप में खड़ा रह गया। तो पश्चिमी घाट पर्वत ताप्ती के मुहाना से कन्याकुमारी तक लगभग 1600 किलोमीटर की लंबाई है में विस्तृत है। और अधिकांश विद्वानों का मत है कि यह अफ्रीका के भारत का अलग होते समय खड़ा कगार के रूप में रह गया है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। अब पश्चिमी घाट पर्वत को हम लोग तो पश्चिमी घाट कह रहे हैं, वेस्टर्न घाट्स कह रहे हैं, लेकिन इसको दक्षिण भारत में किस नाम से जानते हैं? सह्याद्री। सह्याद्री पर्वत के रूप में हम लोग दक्षिण भारत में इसको जानते हैं, ठीक है। इसका जो संरचना है, इसकी संरचना में अगर उत्तरी पर्वत पश्चिमी घाट की तरफ देखें, हम उत्तर की तरफ देखें तो लावा का उद्गार हुआ था क्रिटेशियस काल में,
वो लावा उस इलाके में फैल गया था, इस कारण से वहां पे बैसाल्टिक चट्टानों का निर्माण हुआ है, और इसी बैसाल्टिक चट्टानों के टूटने फूटने से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। तो पश्चिमी घाट पर्वत का जो उत्तरी भाग है वहां बैसाल्टिक चट्टानों की प्रधानता है, जबकि इसका जो दक्षिणी भाग है यहाँ पे ग्रेनाइट, नीस जैसे चट्टानों की प्रधानता है। तो संरचना के अंतर को भी आप समझते रहिएगा। पूछा जाए कि इसके उत्तरी भाग में किस प्रकार की चट्टानें हैं, बैसाल्टिक है, और दक्षिणी भाग में ग्रेनाइटिक है। समझ रहे हैं? ठीक है। और ग्रेनाइट और बैसाल्ट दोनों कौन सा चट्टान है? आग्नेय इग्नियस रॉक है। ठीक है, उसको भी याद रखिएगा। उसके बाद पश्चिमी घाट के बाद पूर्वी घाट पर्वत का विस्तार उड़ीसा से लेकर, कई किताब में वेस्ट बंगाल भी दे दिया है, लेकिन मोटा मोटी मानिएगा कि उड़ीसा या महानदी से लेकर के इसका विस्तार दक्षिण में कहां पे है? पश्चिमी घाट में ही जाकर के मिल जाता है, और इसी मिलन स्थल पे नीलगिरी पर्वत हो जाता है। ठीक है, तो तमिलनाडु आप मान सकते हैं। तो उड़ीसा से लेकर के इसका विस्तार तमिलनाडु तक है। लगभग 1100 किलोमीटर इसका लंबाई बताया जाए, जैसे उसका 1600 बता रहे हैं तो इसका 1100 है। लेकिन चूंकि ये अलग अलग जगहों पर ना खाली दिखाई देगा, ये क्या है, ये टूटा फूटा नहीं है, बीच में 3-4 दर्रा है, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, सिनकोटा दर्रा है। यहाँ पे पूरा का पूरा जगह ही है, मतलब नदियों के प्रवाहित होने से पश्चिमी घाट कई जगहों पे विभक्त हो गया है ना। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे गोदावरी है, तो इस गोदावरी के कारण पश्चिमी घाट का जो विच्छिन्नता है वो भंग हो गया है और टूट फूट यहाँ पे गया है। ठीक वैसे ही कृष्णा नदी है, तो कृष्णा नदी पे पश्चिमी घाट ओपन है। ठीक वैसे ही कावेरी है, तो कावेरी के पास भी ये ओपन है। तो पश्चिमी घाट पर्वत के संदर्भ में लंबाई आप छोड़ सकते हैं, अदरवाइज 1100 किलोमीटर किताबों में इसका चर्चा किया है। पश्चिमी घाट पर्वत की जो संरचना है, उत्तर में चूना पत्थर है, एक चट्टान है जिसका नाम चारकोलाइट है, तो चारकोलाइट की भी यहां प्रधानता है। ठीक है, और दक्षिणी भाग में भी वही चूना पत्थर टाइप में है, क्वार्टजाइट चट्टान है, लेकिन उसका नाम एक और चट्टान है जिसका नाम खोंडोलाइट करके है। ये पूछा नहीं जाएगा, ऑप्शनल के लिए होता था खोंडोलाइट। ये हम लोग खुद ही नहीं देखे हुए हैं, पटना विश्वविद्यालय का ज्योग्राफी डिपार्टमेंट इतना एडवांस होने के बाद भी ये चट्टान हम लोग को दिखाया ही नहीं गया था। कई बार देखना चाह रहे थे, बहुत सारा ग्रेनाइट बेसाल्ट तो था, लेकिन और भी जो चट्टान था, जैसे यही हो गया चारकोलाइट, तो अब इससे क्या कल्पना करें, चारकोल की तरह? अब देखे ही नहीं तो कोई कल्पना नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार की चट्टानें हैं। पूर्वी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विशाखापट्टनम में 1680 मीटर। अच्छा, दर्रा का भी आप ध्यान रखिएगा, दर्रा है पश्चिमी घाट पर्वत में, तो पर्वत में 4 दर्रा है, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और सिनकोटा। ये 4 दर्रों का नाम आप ध्यान रखेंगे। जैसे दर्रा पे भी चर्चा करेंगे, अभी जो दर्रा वाला चैप्टर पढ़ाएंगे जिसमें उत्तर से लेकर दक्षिण तक सारा, तो उसमें, लेकिन फिर भी आप लोग ये चारों पॉइंट याद किए रहिएगा। जैसे 2 मिट्टी छूट गया है, बांगर और खादर, इसको मिट्टी में ही बताएंगे। ठीक वैसे ही ये थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, जैसे इसका ना मार्ग पूछे जाने की संभावना रहेगा। जैसे पूछ दे कि मुंबई से नासिक का मार्ग किस दर्रे से होकर के जाता है? थाल से। ठीक है, तो इस पे भी चर्चा करेंगे दर्रा वाला में। पूर्वी घाट अंग्रेजी में ईस्टर्न घाट्स कहा जाता है, भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक विस्तृत पर्वतीय श्रृंखला है। यह श्रेणी उत्तर पूर्वी भारत के उड़ीसा से लेकर के दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य तक फैली है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद इसका जो विस्तार है इतना हो गया, और यह बंगाल की खाड़ी के समानांतर चलती है और पश्चिमी घाट की तुलना में कम ऊंची है, बस इतना ध्यान रखिएगा। उच्चतम शिखर इसका जो है अराकू घाटी चोटी, इसको कर दीजिएगा, अराकू चोटी आंध्र प्रदेश में, इसी को विशाखापट्टनम कहा गया है, 1680 मीटर। हाँ, विशाखापट्टनम। और दूसरी ऊंची चोटी कौन सा है? महेंद्रगिरी, 1501 मीटर। दूसरी ऊंची चोटी महेंद्रगिरी जो 1501 मीटर की ऊंचाई में। अब प्राकृतिक संसाधन यही आर्थिक महत्व हो जाता है, हर पर्वत का आर्थिक महत्व है। जैसे आप लोग विंध्यन का देखें कि इमारतों के निर्माण में विंध्यन पर्वत का निर्माण है, ठीक वैसे ही अगर कोयला हो गया तो कोयला आंध्र प्रदेश में पाया जाता है कि नहीं? ठीक है, छत्तीसगढ़ का जो पूर्वी इलाका है, कोयला, बॉक्साइट और लौह अयस्क जैसे खनिज संसाधन इसमें पाए जाते हैं।
और यहाँ की नदी जैसे महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी महत्वपूर्ण जल संसाधन के रूप में है। तो पूर्वी घाट का ये हो जाता है। ठीक है, तो ये जो पूर्वी घाट है इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो विशाखापट्टनम के पास स्थित है, लगभग 1600 कितना 80 मीटर। यही सवाल तो इस बार टीचर वाले में था। टीचर वाले में क्या था कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो उसमें ऑप्शन में महेंद्रगिरी दिया था और विशाखापट्टनम का नाम ही नहीं दिया था। तो विशाखापट्टनम है तो उसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। लेकिन ऐसा सवाल पूछा जाता है कि इसमें खुद ही लगता है कि जब आप पूछ रहे हैं कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो विकल्प कम से कम देना चाहिए था। सिर्फ उपर्युक्त में से कोई नहीं का ये बहाना मिल जाता है। हाँ, तो यही है ना बहाना उठा लेती है उसका फायदा बीपीएससी। फायदा क्या उठाती है, ये समझ लीजिए कोई किताब में दे दिया कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है 1501, और बीपीएससी ऐसा पूछ लिया कि कौन सी ऊंची चोटी है, तो उसका ऑप्शन ई कोई काट ही नहीं पाएगा। जैसे भारत का कौन सा राज्य चावल का उत्पादन सबसे ज्यादा करता है ना, इकोनॉमिक सर्वे जब आता है तो इसका डेटा मालूम चलता है। अगर उससे पहले है तो जो राज्य रहे। अब जैसे रिजल्ट आया पेपर जिस समय हुआ तो उस समय मान लीजिए कि आंध्र प्रदेश ज्यादा है और उससे पहले वेस्ट बंगाल ज्यादा है, तो इसका बीपीएससी को फायदा पहले मिल जाता था ई ऑप्शन पे। हाँ, तो वही ना किया जाएगा। लेकिन ये पूछने का तरीका बीपीएससी इधर 2-4 साल से ही याद कर दी है, इधर 2-4 साल से की है, उपयुक्त में से कोई नहीं का विकल्प दे करके। यूपीएससी क्या है ना कि यूपीएससी में 4 विकल्प दिया है, ए बी सी और डी, ए बी सी और डी। तो ए और बी का स्टेटमेंट रहेगा, लेकिन डी एक ऑप्शन रहता है, न तो एक न तो दो। तो ये थोड़ा सा सार्थक अच्छा लगता है, इस पैटर्न पे बनाइएगा तो न तो एक न तो दो, लेकिन इसका है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उपयुक्त में से कोई नहीं कहने का मतलब अगर इस तरीके से लोग पढ़ेगा तो पढ़ते ही रह जाएगा पूरा, फिर छांटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हैं? हाँ, कुछ है ही नहीं उसमें, कई बार तो डाउटफुल भी हो जाता है। ठीक है, अब देखिए प्रायद्वीपीय भारत, एक मालदा गैप को भी याद रखेंगे। अगर भविष्य में कोई सवाल पूछे कि मालदा गैप लोकेशन के अनुसार पूछा जा सकता है, या मालदा गैप किसको अलग करता है, तो मेघालय को, एक तरफ मेघालय हो जाएगा और एक तरफ वेस्ट बंगाल हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये सवाल मालदा पे ना बन सकता है कहीं ना कहीं। तो 2 हिस्सा आज हमने पढ़ाया आप लोगों को, एक ग्रेट प्लेन्स के बारे में, ठीक है, नदन प्लेन्स के बारे में, और दूसरा दक्कन प्लेटू के बारे में। अब यहाँ पे एक सवाल पूछा जाए और लोकेशन दिया रहे कि क्या राजस्थान में प्रायद्वीपीय पठार की चट्टानें पाई जाती हैं, या प्रायद्वीपीय संरचना का विस्तार है, वहां तक तो है। राजस्थान मरुस्थल के भूगर्भ में जो चट्टान है वो प्रायद्वीप का ही हिस्सा है, यानी उसका विस्तार है। ये सवाल पूछा जा सकता है। बाकी आसान सा है, अरावली बहुत सिंपल है, विंध्यन। अब विंध्यन और सतपुड़ा के बीच में कौन सी नदी बहती है? विंध्यन और सतपुड़ा के बीच में बह रही है नर्मदा, और सतपुड़ा के दक्षिण में कौन सी नदी प्रवाहित होती है? ताप्ती। ये सब सवाल हो सकता है। अब एटलस देकर के कुछ कुछ पॉइंट आप लोग अपने से बना लीजिएगा। ठीक है, ये सब सवाल हो सकता है कि पूछ बैठे। अब जैसे मान लीजिए कि पूछ दे कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मिलन स्थल पे कौन सा पर्वत पाया जाता है, तो नीलगिरी। और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा, लेकिन पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुडी। इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है, 2695 मीटर। और वहीं दोदा बेटा का 2635 मीटर। आप लोग के पास ऑक्सफोर्ड का एटलस है, उससे ये डेटा निकाल लीजिएगा। मतलब दोदा बेटा का ऊंचाई कितना है, अनाईमुडी का ऊंचाई कितना है, महेंद्रगिरी का ऊंचाई कितना है, विशाखापट्टनम का ऊंचाई कितना है, चाहे वो गुरु शिखर का ऊंचाई कितना है ना। तो ये सब का सब एक बार आप लोग ऑक्सफोर्ड एटलस से कम 10 पर्वत का ऊंचाई याद रखेंगे। उसके बाद यही पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जहां मिलता है इसको नीलगिरी कहते हैं। और नीलगिरी पे एक हिल स्टेशन है, क्या नाम है इसका? ऊटी।
ऊटी नामक हिल स्टेशन नीलगिरी पर है। नीलगिरी के आगे या दक्षिण में एक पर्वत है जिसका नाम अनाईमुडी है, ठीक है। और उस पर्वत के दक्षिण में भी एक पर्वत है कार्डामम या इलायची की पहाड़ी। यही इलायची की पहाड़ी इलायची के लिए फेमस है, इसी के नाम के ऊपर में इसका नाम इलायची पहाड़ी या पर्वत कर दिया गया, ठीक है। तो अब देखिए इसका इसका उत्तर से दक्षिण का अगर आपसे पूछ दे कि क्रम सजा दीजिए, तो नीलगिरी हो गया, उसके बाद अनाईमुडी, उसके बाद कार्डामम, समझ रहे हैं। नीलगिरी पर्वत, इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे कर लीजिए, नीलगिरी हो गया, उसके बाद अनाईमुडी हो गया, और तब कार्डामम पर्वत। नॉर्थ टू साउथ अरेंज अगर करने का दे दे, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। नीलगिरी, उसके बाद अनाईमुडी, और उसके बाद कार्डामम। जैसे आज आप लोग आते के साथ 10 सवाल बनाए ना, तो कल आते के साथ जो आज वाला हम पढ़ाए हैं वो 10 सवाल फिर पूछ लेंगे, आपके दिमाग में सारा कॉन्सेप्ट आ जाएगा। अगर आप लोग एक आध बार भी पहले से पढ़े हैं ना, इतना तो पढ़े ही होंगे, अब आ गया होगा समझ में, ठीक है। अब मेंस में इसी का ना अप्लाइड पार्ट ज़्यादा पूछता है, मतलब आर्थिक महत्व किसका किसका ज़्यादा है। जैसे हम आपको विंध्यन पर्वत पढ़ाए आज, लेकिन इसको रोहतास, सासाराम या कैमूर से हम जोड़े नहीं। क्यों नहीं जोड़े? क्योंकि बिहार का जब भूगोल पढ़ाएंगे तो उसमें ऑलरेडी हम उसका जो साउथ वेस्ट वाला पार्ट है वो बताएंगे, इसी कारण से विंध्यन को आज वहां तक नहीं किए। तो अप्लाइड पार्ट है वो मेंस में ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और क्या सवाल बन सकता है? और क्या सवाल बन सकता है इसको देखने से? अजंता पर्वत का लोकेशन आप लोग देखे हैं, कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। इसमें नहीं दिया है, शायद उसमें हो, इसमें भी नहीं दिया है, ठीक है। अच्छा आप लोग बताइए, तेलंगाना बंगाल की खाड़ी से सीमा बनाती है? नहीं, एकदम ध्यान रखेंगे। तेलंगाना जो है वो लैंडलॉक्ड स्टेट है, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा एटलस एक बार देख लीजिएगा, जैसे ये यहाँ पे दिख रहा है, कौन सा चोटी है, ये कौन सा है, ये कौन सा, इन सब को आप एक बार अपने एटलस के द्वारा जरूर याद कर लेंगे। कुल मिलाकर के 10 चोटी भी आप लोग याद रखेंगे ना। जैसे महेंद्रगिरी देखिए 1501 मीटर है, किस राज्य में है? उड़ीसा में है। लेकिन यहाँ पे विशाखापट्टनम के पास जो चोटी है वो अराकू या विशाखापट्टनम में, उसका यहाँ दिया नहीं है, तो आप लोग गूगल से निकाल लीजिएगा, ठीक है। बस फिर कल मिलते हैं आप लोगों से। नया सवाल क्या बन सकता है? नया सवाल देख लीजिए, राजस्थान मरुस्थल की चट्टानें पूछी जा सकती है, आंतरिक भाग वाला। मालदा गैप से पूछा जा सकता है, पर्वत चोटी से पूछा जा सकता है, दर्रा से पूछा जा सकता है ना। उसके बाद खनिज से पूछा जा सकता है, कहाँ कहाँ पे कौन से, जैसे आपको एक पर्वत का नाम बताएं, शेवरॉय। शेवरॉय कहाँ पे है? तो पूर्वी घाट पर्वत का जो आखिरी विस्तार है वो शेवरॉय की पहाड़ी के रूप में है, और यह पहाड़ी भी दक्षिण भारत के लिए खनिजों का भंडार है। शेवरॉय की पहाड़ी अगर आप लोग देखें, एटलस में देखिएगा तो दिखेगा। तो तमिलनाडु में शेवरॉय जो है ये पूर्वी घाट पर्वत का ही विस्तार। इससे पूर्वी घाट अलग अलग भागों में जो टूटा, जैसे शेवरॉय हो गया, जावेदी हो गया, जिंजी हो गया, है ना, जैसे नल्ला मलाई हो गया, ये सब का सब पूर्वी घाट का लोकल नाम है, लोकल नाम है। उसमें जो शेवरॉय है वो चट्टान, वो खनिजों के दृष्टिकोण से या धातुओं के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है। तो शेवरॉय को भी आप ध्यान रखेंगे, ये पूछा जा सकता है। इस तरीके से आप लोग सारा कर लीजिएगा। कल आते हैं तो कल इसको खत्म कर देंगे, यानी कि कल द्वीप समूह बता देते हैं, रेगिस्तान बता देते हैं, है ना, और पश्चिमी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान भी खत्म कर देंगे। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला भी कल क्लास रहेगा, ठीक है। थैंक यू। कल वाला क्लास तुलनात्मक रूप से ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि द्वीप समूह से सवाल ज्यादा आता है। हम थोड़ा आप लोगों से सवाल पूछ लेंगे, इस पे 10-15 सवाल। सवाल बीपीएससी नहीं पूछी। ये सब भी जो सवाल है ना, इसको आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए।